नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है? क्या है इन खबरों के मायने और क्या है इनके पीछे का एजेंडा? देखेंगे पूरी खबर, जुड़ेंगे अपने सहयोगियों से और देखेंगे ग्राउंड सिचुएशन भी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री आज जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य पर रखेंगे अपनी बात। साथ ही खाद्य सुरक्षा और लैंगिक समानता पर भी करेंगे चर्चा। सम्मेलन से इतर दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, कनाडा और जर्मनी के साथ पीएम करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। G7 नेताओं ने 5 वर्षों में निजी और सार्वजनिक निधियों में $600 बिलियन की वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी का किया शुभारंभ। विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए साबित होगा महत्वपूर्ण कदम। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा शिवसेना का अंतर्द्वंद। शिंदे गुट के विधायकों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वहीं उद्धव समर्थक गुट के हिंसक प्रदर्शनों के चलते केंद्र ने 15 बागी विधायकों के परिजनों को मुहैया कराई Y+ श्रेणी की सुरक्षा। असम में बाढ़ की स्थिति में हो रहा है सुधार। मुख्यमंत्री ने स्थिति और राहत उपायों को लेकर की समीक्षा बैठक। सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में भी मौसम विभाग के भारी बारिश के मद्देनजर जारी किया गया येलो अलर्ट। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने किया नामांकन दाखिल। इस मौके पर विपक्षी दलों के कई नेता उपस्थित। 24 जून को एनडीए की ओर से प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने किया था नामांकन दाखिल। 18 जुलाई को होगा राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। कई राज्यों में कोरोना के मामले में फिर से बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज। अब तक 197 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज लगाए गए। और चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो है शिवसेना में जो संग्राम मचा हुआ है वो किस तरह से सुप्रीम अदालत तक पहुंच गया है। शिवसेना का संग्राम, सारा मामला अब कानूनी लड़ाई के बीच में फंसकर उलझ कर रह गया है, ऐसा लग रहा है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र की एमवीए सरकार को अल्पमत में बता दिया है। डिप्टी स्पीकर के नोटिस को भी उन्होंने चुनौती दी है। और साथ ही 25 जून को डिप्टी स्पीकर के ऑफिस से 16 विधायकों को नोटिस भेजा गया था, जिसे बागी गुट ने असंवैधानिक बताया। और याचिका में एकनाथ शिंदे की जगह अजय चौधरी को विधायक दल के नेता और सुनील प्रभु को नया चीफ व्हिप जो सुरेश प्रभु को बनाया गया उसको लेकर के ये बात सामने आई है। और उसके बाद ही अब ये दावे किए जा रहे हैं कि इसके साथ कितने विधायक हैं। सत्ता के लिए संघर्ष कर रही एमवीए सरकार ने 9 बागी विधायकों या कहे कि मंत्रियों का ये मंत्री पद जो था वो छीन लिया है। तो पूरा जो संग्राम है वो अब सुप्रीम अदालत में पहुंच गया है। और इसीलिए कौन अल्पमत में है सरकार और कौन से मंत्री ऐसे हैं जिनका मंत्री पद छीना गया है, और खासकर सारा मामला अब डिप्टी स्पीकर का जो नोटिस था उसके खिलाफ में जो याचिका है उस पर आकर के टिक गया है। 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ श्यामा मिश्रा, हमारी सहयोगी, मुंबई से सीधे जुड़ रही हैं। हमारे साथ शिवसेना के नेता किशोर तिवारी जुड़ गए हैं और हमारे साथ अवधेश कुमार जी, पत्रकार वरिष्ठ, जो कि लगातार अपनी बेबाक राय इन सभी मसलों पर रखते रहे हैं और रखते रहते हैं। उनसे भी हम चर्चा करेंगे। शुरुआत हम देख लेते हैं कि अपडेट क्या है। और बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं अवधेश जी, मुस्कुराहट के पीछे की वजह क्या है वो भी हम जानेंगे। विकास सारथी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हम श्यामा आपके पास चलते हैं पहले। श्यामा, किस तरह की हलचल है? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि कानूनी लड़ाई तो दिल्ली से लेकर के मुंबई में लड़ी जा रही है, तो चौपाटी और गुवाहाटी उसके बीच में लगता है सारा संग्राम फंस गया है।
जी बिल्कुल, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुंबई की अगर बात कर लें तो हलचल काफ़ी यहाँ पर तेज़ हो गई है, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है सुनवाई के ऊपर। और जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि जो मेन मुद्दे थे जिसके ऊपर में ये पिटिशन फाइल की गई है, वही सारे जो बिंदु हैं उसके ऊपर में अपना पक्ष रखा जा रहा है। जहाँ हम कह रहे हैं कि डेप्यूटी स्पीकर जो हैं वो उनके तरफ में मोशन ऑलरेडी लगा हुआ है, वो चैलेंज किया गया है उनको, तो वो नहीं कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो कैसे उन्होंने नोटिस जारी कर दिया निलंबन को लेके, तो ये चीज़ रखी गई है उसमें कि 21 तारीख को ये मोशन लगाया गया और 25 तारीख को उन्होंने ये डिस्क्वालिफिकेशन का जो एक नोटिस है वो जारी किया। तो ये असंवैधानिक है और इसके ऊपर में ये चीज़ यानी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बात साफ साफ की गई है। जाहिर सी बात है जो एमवीए गवर्नमेंट है उनके तीनों ही पक्ष जो हैं वो इसके ऊपर, पूरे मामले के ऊपर बहुत ध्यान से उन्होंने पूरा पक्ष एक देख रहे हैं, पूरा एक अपना मामला एक देख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन साथ ही जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम फिलहाल सेना भवन के पास हैं, वहाँ पर सीनियर लीडर्स जो हैं वो आते जाते रह रहे हैं। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अगर इसमें से आज कुछ भी ठोस निकलता है, जिसकी उम्मीदें थोड़ी कम है, तो स्टेटमेंट तीनों की तरफ से कोई ना कोई आ सकता है। वहीं हम एकनाथ शिंदे की बात कर रहे हैं तो एकनाथ शिंदे की तरफ से भी बार बार ये ट्वीट किया जा रहा है कि क्यों उन्होंने एमवीए गवर्नमेंट छोड़ा, और वो बार बार ये अर्ज भी कर रहे हैं उद्धव ठाकरे को कि क्यों उन्हें एमवीए गवर्नमेंट को कोलैबोरेशन में से बाहर निकल जाना चाहिए। वहीं उद्धव ठाकरे ने या महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है आज, और उन्होंने जो जितने मंत्री थे रिबेल एमएलएज जाके मिल चुके हैं एकनाथ शिंदे के कैंप में, उनमें से 9 जो मंत्री हैं राज्य मंत्री को मिला के उन सभी के पोर्टफोलियोज हटाकर जो एग्जिस्टिंग अभी फिलहाल हम कह सकते हैं कि जो एक उद्धव ठाकरे के साथ में जो एमएलएज बने हुए हैं उनके पास सौंप दिया है। तो एकनाथ शिंदे के पास में जो डेवलपमेंट पीडब्ल्यूडी या एक डेवलपमेंट था ओवरऑल, वो दे दिया गया है सुभाष देसाई को। ऐसे ही कर करके जो 9 मंत्री थे जो पूरे एकनाथ शिंदे के ग्रुप में जाके शामिल हो चुके हैं, वो रिशफल कर दिया गया और इनके पास से सारा पावर हटा के अब दे दिया गया है जो उद्धव ठाकरे के साथ समर्थन जिन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है श्यामा, आप हमारे साथ बने रहिए। और ये जो पूरा मामला चल रहा है किशोर जी, दम खम की लड़ाई, किसमें कितना है दम? अभी आपके पास कितने मंत्री बचे हैं? अगर हम बात करें तो 9 को तो आपने बिल्कुल पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। अब क्या है इस वक्त स्थिति मौजूदा? नहीं, देखो, जिन्होंने बगावत की है उनको हटाना आवश्यक होता, हटा दिया गया है। अब बगावत हुई है ये भी बात मानना चाहिए। दूसरी बात, बगावत का फायदा बीजेपी को होने वाला है, लेकिन उद्धव जी की जो शिवसेना है उसको टालकर किसी एक ग्रुप को पहचान कर उससे मोदी जी बात नहीं कर सकते। अगर मोदी जी को बात करना है तो उद्धव जी से करनी चाहिए। दूसरी एक बात, मोदी जी कहां से बीच में आ गए? यही तो बात थी पाराशर जी, मुझे मालूम था। मोदी जी कहां से आए? नहीं, मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मामला अभी तक किसी ने, उद्धव ठाकरे जी ने भी नाम अभी तक इस तरह का कोई सामने नहीं लिया। वो भी बात कर रहे हैं कि जो तमाम दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन ये आपकी तरफ से ही आज पहली बार खुलासा हुआ। हाँ, ये बात मैंने बहुत प्यार से की है कि ये लोगों को एक एक भेजा जा रहा है ना, तो चार्टर प्लेन लेके जाता है, एक एक लोग जाते हैं, तो चुस्त दुरुस्त उनको पैसा मिल जाता है तभी जाते हैं। और ये हमारा एक विधायक जो लौट के आए, उन्होंने बताया राजपूत जी ने कि उनके पास कैश आ गई थी 4 व्हीलर गाड़ी में, और कैश उन्होंने नहीं ली। देखो, 50 करोड़ कोई नकारता है और ये बात बाहर आ गई है। तो इंजीनियरिंग जो है ये स्प्लिट का, ये देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह जी कर रहे हैं। अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस की, एकनाथ शिंदे की बातचीत भी हुई और वो चाहते हैं कि ये बीजेपी में मिल जाए, लेकिन बीजेपी में मिलने पे नया विवाद खड़ा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के जो लोग हैं वो लोगों का क्या होगा ये भी है। तो इतनी सरल बात नहीं है। अगर एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनना था तो हमने मुख्यमंत्री बना दिया था। उसके बाद तो वो वहां से बोलते हैं कि बीजेपी के साथ जाना है, बीजेपी के साथ जाना है, तो उद्धव जी कहते जब बीजेपी ने शिवसेना को खत्म करने का ट्राई किया, जिन्होंने शिवसेना से विश्वासघात किया, जो उनके बच्चे को भी 302 में फंसाना चाहते थे, उनके परिवार के खिलाफ भी जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं,
उनके साथ जाना नहीं है। लेकिन इस विवाद का अगर बीजेपी को ही सत्ता में आना है, साम दाम दंड भेद सब लेके आना है, हाँ। और वो सारी व्यवस्था यूज करते हैं, तो मुझे लगता है अभी मोदी जी ने इनिशिएटिव लेना चाहिए, नहीं तो शायद यही 44 या 48 जो विधायक है वही उनको महंगे पड़ जाएंगे, क्योंकि शिवसेना ये उद्धव जी के साथी है, ये राज ठाकरे के बगैर देख लिया, और अब इस 2.5 साल सीएम रहने के बाद इन्होंने अपनी लकीर बहुत लंबी खींची है। ठीक है अब हिंदुत्व क्यों जागा? किशोर जी, मुझे आपकी पूरी जो पूरी बातचीत थी, जो आपने एनालिसिस किया, ऐसा लग रहा है आपके सोर्सेज जो है ना वो आईबी से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप तो पूरा अंदर खाने बताने में लगे हैं कि कहाँ किसकी बातचीत हो रही है, किसकी मुलाकात हो रही है, इसके पीछे क्या गेम है। अभी तक किसी को पता नहीं लग पा रहा था कि ये है क्या, क्योंकि जो आपके बागी गुट के लोग हैं वो तो चिट्ठी पे चिट्ठी लिखकर अलग ही बातें बता रहे हैं, लेकिन आप खुलासा करें। अवधेश जी, जो बातें की जा रही हैं, क्या लग रहा है आपको ये चौपाटी वर्सेस गुवाहाटी की लड़ाई कहाँ जाती हुई दिख रही है? अरे चौपाटी वर्सेस गुवाहाटी तो होगी रीमा, लेकिन किशोर तिवारी के शानदार जो है तर्क, जिनका आधार से कोई लेना देना नहीं, उसकी भी प्रशंसा करनी चाहिए। मुझे तो एक पंक्ति याद आ रही है पुराने गीत की, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, यहाँ तो होश में ही नहीं आ रहे हैं। इसी की पंक्ति है, न पूछो प्यार की हमने जो हकीकत देखी, वफा के नाम पे बिकती हुई उल्फत देखी, किसी ने लूट लिया और हमें खबर न हुई, खुली जो आंख तो बर्बाद मोहब्बत देखी। तो अभी भी आंख नहीं खुल रही है, सब कुछ बर्बाद हो गया, अभी भी आंख नहीं खुल रही है कि एक मंत्री यहाँ रहते हैं, बोलते हैं कि भैया हम भी जा रहे हैं गुवाहाटी, जिस पर हाथ डालते हैं वो गुवाहाटी चला जा रहा है। अब इसमें मोदी जी आए और बीजेपी पार्टी में मिलाना चाहती है। बीजेपी इतनी नादान तो नहीं होगी कि ऐसी स्थिति में कहेगी कि आके हमारी पार्टी में मिल जाओ आप। वो भी अगर करना होगा बीजेपी को तो लंबे समय बाद कहेगी। देखो, ये पूरा देश और दुनिया के सामने बिल्कुल 4 बातें स्पष्ट है। पहली बात कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के अंदर अल्पमत में आ गए हैं और इस कारण सरकार से बहुमत खत्म हो गया है। इसको स्वीकारने इस समय कोई समस्या किसी को नहीं है, लेकिन उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दूसरा, पहले उन्होंने सारी भावुकतापूर्ण अपील की, लाइव किया, वर्षा छोड़ा, यहां आ गए, वो काम नहीं किया, तो ये था कि अब क्या करें। तो फिर से जब शरद पवार आ गए हैं सामने, जिनको लेकर के विद्रोह था, उसके बाद से धमकी, उसके बाद से सारी धमकी, तनाव की अब आ जाओ, जो शिवसेना का अंतिम होता है। तो जब व्यक्ति कमजोर हो जाता है ना, जो बीमारी से कमजोर हो किसी कारण ना, वो ज्यादा गुस्से में आता है, ज्यादा वो तिल मिलाता है और धमकी देता रहता है। मजबूत आदमी धमकी नहीं देता है, बड़ी शांति से रहता है। तो ये धमकी जो आ रही है वो कमजोरी का परिचय है। हाँ, नहीं अवधेश जी, मैं बिल्कुल, किशोर जी, ये जो बात अवधेश जी कह रहे हैं, ये तो मैं आपसे आप ही के पास आ रही हूँ, ये मैं जानना भी चाहती थी कि किस तरह से ऐसा लग रहा है कि पूरा जो बॉलीवुड में जो डायलॉग्स लिखे जाते थे, वो ऐसा लग रहा है कि शिवसेना वो पूरे डायलॉग्स आजकल बोल रहा है कि लाश बनकर वो लोग आएंगे, आत्मा मर चुकी है, उनके बाप में जितना दम है तो वो उनका नाम नहीं। इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल है, अब ये पहले ये जो डायलॉग था कि मेरे पास क्या है, मेरे पास माँ है, तो ऐसा लग रहा है मेरे पास बाप है, ये बात अब शिवसेना की तरफ से लगातार आ रहा है। तो ये किस तरह की बातचीत हो रही है और किस तरह से वर्चस्व की जो लड़ाई है वो कहाँ आ गई है आपकी? अरे पाराशर मैडम, मैं इतना बड़ा सीनियर आदमी हूँ, मैं कहाँ जो आवेश में बयान आते हैं उस पर टिप्पणी करूं। हाँ, लड़ाई तो क्या है, हिंदुत्व की लड़ाई होती ना तो 2.5 साल पहले ही आ जाती। ये हिंदुत्व की लड़ाई नहीं है, ये ईडी का डंडा और बीजेपी का जो व्यवस्था है उससे हो रहा है। तो एकनाथ शिंदे पर ये दौरे बहुत दिनों से डाल रहे थे, लेकिन एक बात हुआ कि 2.5 साल में उद्धव जी का संवाद कम हो गया और एनसीपी ने अपने अधिकारों का अतिरिक्त वापर किया और इस गठबंधन से लोगों की नाराजगी बढ़ी है। लेकिन इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप गुवाहाटी में जाके बैठ जाओ। अरे आपकी जिंदगी गई है, 40 साल आप इस पक्ष में रहे, आपने ये पार्टी में बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, आप आके भिड़ जाना चाहिए था। अरे उद्धव जी के पास ये लोग भिड़ जाते और बोलते कि भाई आप हम ऐसा इनसे संबंध तोड़ दोगे तो हम निकल जाएंगे। ये क्या
पूरा मैनेजमेंट बीजेपी कर रही है। नहीं किशोर जी मैं रोकूंगी आपको, किशोर जी मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी, क्योंकि जो आप बात कह रहे हैं भिड़ जाते हैं आकर उद्धव ठाकरे से, लेकिन वो लोग तो लगातार अपनी व्यथा यही दिखा रहे हैं और जता रहे हैं चिट्ठियों के माध्यम से कि उन्हें मिलने का समय नहीं दिया जाता था, उनके लिए दरवाजे सीएम हाउस के बंद थे। आपके अपने जो विधायक और मंत्री थे उन सबके पास में मिलने के लिए, क्या उनकी बात सुनने के लिए समय नहीं दिया जाता था, और इसीलिए बेबस होकर के वो यहां तक पहुंचे हैं, ये स्टेप उन्होंने लिया है। तो ये जो बेबसी का इजहार उनकी तरफ से हो रहा था, तो फिर मुलाकात कैसे होती? देखिए मैं बता रहा हूं, संदीपान बुमरे, एकनाथ शिंदे, उदय सावंत और शंभुराज देसाई, ये सब लोग है ना कैबिनेट में थे, 9 लोग तो कैबिनेट में थे ये, और सबसे करीबी एकनाथ शिंदे थे, जिनका नाम सीएम के लिए आखिरी पल तक उद्धव जी ने चलाया था, लेकिन जिनसे हमको साझा सरकार बनानी थी वो लोगों ने कहा कि उद्धव जी आप ही संभालो। तो उस वक्त तो ये सब ठीक चला, लेकिन अब क्या हो गया मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ईडी के प्रताड़ना में 2 लोग तो जेल में है और सारे लोगों को समन पे सम्मन दिए जा रहे हैं। तो कोई भी आदमी, किसी का भी परिवार ये नहीं चाहेगा ना कि साल भर जेल में रहे। अब क्या है, गलती की नहीं की, लेकिन ईडी चाहे तो अपने सत्ता का दुरुपयोग कर सकती है। तो मैं एकनाथ शिंदे जी को बोलूंगा कि ईडी से भी बचे और गद्दारी से भी बचे, ऐसा रास्ता उन्होंने ढूंढ लेना चाहिए। हाँ। लौट जाना चाहिए। अभी तो किशोर जी पहले संकट जो सरकार पे मंडरा रहा है, शिवसेना पर मंडरा रहा है, उसकी चिंता करने की ज्यादा जरूरत है। एकनाथ शिंदे तो मुझे लगता है वो देख ही रहे। बोल देता हूँ, हाँ इसमें बोल देता हूँ, मैं एक बार मैं बोल देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा हमारी सत्ता जाएगी और सत्ता जाने के बाद हमको इंदिरा जी ने जैसा 80 में अपना पार्टी पूरी सिंडिकेट को टाल के की थी, वैसा उद्धव जी को करना पड़ेगा, क्योंकि उद्धव जी के सब करीबी लोग छोड़ के चले गए। उद्धव जी ने मन बना लिया है, उनके बेटे ने भी मन बना लिया है, हम जनता में जाएंगे। हाँ। और हमने जब तक हमारे पास सामान है, जब तक ये कोर्ट वापर ले, सब वापर ले, हम फ्लोर टेस्ट करके बाद में जनता में जाएंगे। जैसा अटल जी ने विक्टिम कार्ड खेला था, वो विक्टिम कार्ड मराठी जनता को बताएंगे कि शिवसेना के नाम पर चुन के आए और ये बेईमान कैसे हो गए, ये लोगों को बताएंगे। ये आत्मा की आवाज को क्यों नहीं सुन रहे, ये भी बताएंगे। अब हिंदुत्व क्या है ये भी दिखा देंगे। अवधेश जी, ये तो बड़ी बात कह रहे हैं किशोर जी, मतलब सत्ता जाए या ना जाए, अगर सत्ता जाए और इस बात की चिंता नहीं है, जनता के बीच जाने की चिंता है, तो फिर इतनी ज्यादा लड़ाई है ही किस लिए? फिर तो इस्तीफा सीधे तौर पर आ जाना चाहिए सामने। फिर ये पूरा जो उठापटक चल रही है, इसकी वजह क्या है? उत्तर आपने खुद दे दिया। देखिए, किशोर तिवारी की जो अंतिम पंक्ति है उसका अर्थ है कि हमने हार मान लिया है, हमने अपनी कोशिश कर ली, हम हार मान लिया। दूसरा है कि किशोर जी ये बुद्धिमता से तथ्यात्मक जो है चीजें गलत बता रहे हैं कि नई पीढ़ी को पता नहीं कि सिंडिकेट में क्या हुआ। किशोर तिवारी सर, सिंडिकेट के समय संसद के बहुमत ने इंदिरा गांधी का साथ नहीं छोड़ा था। ज्यादातर एमपी सांसद और राज्यों के विधायक इंदिरा गांधी के साथ थे, जो सिंडिकेट थी उसके साथ नहीं थे। आज आपकी हाल इसलिए उससे तुलना हो ही नहीं सकती है कि सिंडिकेट की तरह आप करेंगे। आप किसी भी घटना से आपकी तुलना नहीं होगी। भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी सत्ताधारी गठबंधन के नेतृत्व करने वाली पार्टी में आज तक इतनी बड़ी टूट हुई ही नहीं थी। यह सबसे बड़ी टूट है आपकी। जो दूसरी तीसरी बात आप कह रहे हैं ईडी का, एकनाथ शिंदे के खिलाफ ईडी की न कोई नोटिस है न कोई केस है, इसलिए इस ढंग से चीजें बुला के बता करके आप अपनी विफलता को क्यों कह रहे हैं? जहां तक गद्दार का सवाल है, तो गद्दार किसको कहेंगे? सब भाजपा के साथ आपने चुनाव लड़ा। नहीं, रीमा जरा लंबा बोली है, भाजपा के साथ इन लोगों ने चुनाव लड़ा और सरकार अंत में दूसरे के साथ बना लिए, तो वो तो गद्दारी हो ही नहीं सकती है। और जो कह रहे हैं विधायक कि आप भाजपा के साथ आओ, हमको आपसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इनका साथ छोड़ो, वो गद्दार हो गए हैं। अब इस समय स्थिति यह है कि उद्धव ठाकरे के हाथ से पहले शिवसेना निकल चुकी है। शिवसेना मूलतः एकनाथ शिंदे के साथ है। एकनाथ, अगर डिप्टी स्पीकर इस समय मान लीजिए उनकी नोटिस के आधार पर 5 साढ़े 5 में उनकी सदस्यता कल खारिज भी करते हैं, तो कोर्ट में टिकेगा नहीं, क्योंकि अंततः संख्या बल होता है। कानूनी पहलुओं से आप खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। अवधेश जी, बहुत बहुत अहम बात है, और इसीलिए जो आप ये गद्दारी और ये सब जो बात बता रहे हैं, पुराना जो आपने इतिहास यहाँ पर बताया, बीजेपी के साथ क्या किया और आगे, क्योंकि राजनीति में तो कहते ही है ना परमानेंट कोई दोस्त है ना दुश्मन है, तो इसलिए अपने हितों के हिसाब से
ये के हिसाब से थोड़ी है। हाँ। ये मैकियावेलियन राजनीति में दोस्त रहना चाहिए, दुश्मन नहीं करते हैं, वो अनैतिक है ना, उसको थोड़े नहीं बिल्कुल। और अनैतिकता की बात, अब तो मेरे पास किशोर जी समय की बहुत बाधा है और इसीलिए मैंने आपका जो जज्बा है उसको पहचान लिया। चलते चलते, क्योंकि बहुत देर से श्यामा हमारे साथ खड़ी हुई है, एक मैं इस श्यामा बहुत ही क्विक रिएक्शन आपसे चाहूंगी कि प्रदर्शन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, मुंबई की स्थिति क्या है? क्योंकि आज दोनों गुटों में, बागी गुट और उद्धव ठाकरे गुट, दोनों में आज हमने सुना है कि सैनिकों में झड़प भी हुई है, क्या खबर है? जी देखिए, जो हम देख रहे थे अब तक जो बागी विधायक थे उन सभी के ऑफिसेस के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ हो रही थी शिव सैनिकों की ओर से, और ये बार बार कहा जाता है कि ये हिंसा नहीं है, ये आक्रोश है, रोष है शिव सैनिक का। उसके बाद में हमने देखा कि सीआरपीएफ की जो सिक्योरिटी है वो लगा दी गई। उसके अलावा हम आज देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे का जो गढ़ है थाने, वहाँ पर एक बहुत बड़े भव्य तरीके से एक मोर्चा निकाला गया उनके समर्थन में, और हर जगह ये पैटर्न हम देख रहे हैं कि जो बागी विधायक हैं उनके समर्थन में मोर्चे निकाले जा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता जो हैं, उनके वर्कर्स जो हैं वो मोर्चा निकाल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं झड़प जरूर हो रही है कि जो शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली है और जो शिवसेना के कार्यकर्ता जो इन बागी विधायक के लोग हैं उन सब के बीच में कहीं ना कहीं झड़प हो रही है, और जिसको संभालते संभालते पुलिस, हम देख रहे हैं कि पुलिस ज़रूर इस सब में हस्तक्षेप कर रही है और चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन शिवसेना वर्सेस शिवसेना यहाँ पर ज़मीन पर भी कार्यकर्ताओं में देखने के लिए ज़रूर मिल रहा है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कानूनी लड़ाई भी चल रही है और सड़क पे भी लड़ाई चल रही है, और किस तरह से जो लड़ाई है वो कहाँ तक पहुंचेगी, जाहिर तौर पर अभी तो ये कितने पानी में कौन है वो देखने के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। बहुत ही शुक्रिया, आप तीनों ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, किशोर जी और अवधेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बाढ़ ने मचाई तबाही, गांव गांव तहस नहस। पहल करो, शुरुआत करो, जब करो तो पक्की बात करो। जब पैर तले से दिन गुजरे, सर के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम, त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्योहारों का समय हो और खाने की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मिठाइयाँ, नमकीन और तरह तरह के पकवान और व्यंजन हमारे त्योहारों का एक हिस्सा हैं, पर इनमें से कई व्यंजनों में छुपा हुआ है अत्यधिक तेल या चिकनाई, चीनी, नमक, खतरनाक ट्रांस फैट्स जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और कई बीमारियों की जड़ हैं। आप पूछेंगे तो क्या त्योहार में भी हम ये सब नहीं खाएं? जवाब है खाइए, लेकिन थोड़ा कम। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ज्यादा तेल या चिकनाई वाले, अधिक चीनी और नमक वाले खाने जैसे मिठाइयाँ, नमकीन, तले हुए खाने आदि का सेवन सीमित करें। अपने खाने में ताजे मौसम के फल और सब्जियाँ, सलाद और अंकुरित दालों को शामिल करें। पानी भी सही मात्रा में पिए, जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो और टॉक्सिन्स भी निकल सके। आइए हम अपने त्योहारों को सेहतमंद खाने के साथ मनाएं। और हाँ, त्योहारों के समय व्यायाम को मत भूलिए। त्योहार आपसे हैं, सेहत है तो त्योहार है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो। कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। और चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, उसने ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदल के रख दिया है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर, इन दो जगहों की अगर हम बात करें तो वहां पर तस्वीर अब पूरी तरह से बदल गई है। ऐसा लग रहा है कि जनता का जब डंडा चलता है और जनता का जब वोट पड़ता है तो कोई भी जो किला है वो ढह जाता है और उस किले के खिलाफ
जो जनता ने अपना मत दिया है। हम बात करते हैं, हमारे साथ विकास सिंह हमारे संवाददाता सीधे जुड़ रहे हैं। और पहले आपको बता दें पूरी खबर, डबल इंजन की सरकार ने किस तरह से अपना दम दिखाया है। ये बात वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आई। रामपुर और आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी किले में भाजपा ने सेंधमारी कर दी। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी ये सीट। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें रामपुर की, तो रामपुर में आजम खान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी सीट, जिसके बाद उपचुनाव हुआ और फिर नतीजा है आसिम राजा के चुनाव प्रचार के लिए आजम खान ने जमकर चुनाव प्रचार किया था, अपना पसीना बहाया, इमोशनल कार्ड खेला अखिलेश यादव ने। लेकिन दोनों ही उपचुनाव जो हुए वहां पर प्रचार करने के लिए वो नहीं पहुंचे। और क्या ये भी सवाल है कि अखिलेश यादव को पहले से ही हार का अंदाजा था और इसीलिए वो वहां नहीं पहुंचे। बीजेपी सरकार की तरफ से स्थापित सुशासन का ये रामपुर में जो जीत हुई है वो एक मॉडल है। रामपुर लोकसभा सीट पर मिली जीत पर सीएम योगी ने रामपुर की जनता का आभार जताया। आसिम राजा को 42,000 वोटों से घनश्याम लोधी ने मात दे दी और बुलडोजर को मिला जनता का समर्थन। ये बात मुख्यमंत्री की तरफ से सामने आई जब जीत डिक्लेयर हुई। 2024 में यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का दावा भी मुख्यमंत्री की तरफ से अब किया जा रहा है। पारदर्शी तरीके से लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचने से ये बदलाव हुआ है। सीएम योगी ने स्थानीय निवासियों से आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ में बदलने से रोकने के लिए कहा था। चुनाव प्रचार के दौरान योगी की अपील थी कि मतदाता विकास की प्रक्रिया से जुड़े और आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने की दिशा में बढ़े। और ऐसा लग रहा है कि जो नतीजा आया है उसमें किस आधार पर वोट पड़े। विकास सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे लखनऊ से इस वक्त जुड़ रहे हैं। विकास, नतीजों ने काफी हद तक ये दिखा दिया है कि जनता जो है वो सुशासन की तरफ जा रही है, विकास की तरफ जा रही है और इसीलिए अब जब वोट पड़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में लगातार इतिहास बदलता जा रहा है। बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार ने ये दिखा दिया है कि किस तरीके से जो उसने काम किया जनता उन्हें सराह रही है। समाजवादी पार्टी का गढ़ पूरी तरह से ढह गया है, जिसे कह सकते हैं। आजमगढ़ और रामपुर जो हार हुई है ये अप्रत्याशित थी। इसको जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मेहनत थी, सरकार के द्वारा किए गए काम थे, केंद्र और सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं लोगों तक पहुंचाया गया, जनता ने सीधा जवाब दिया है। ये वो सीटें थी जहां पर 14 में और 19 में भी ये सीटें एक बार समाजवादी पार्टी जीती थी वहां पर, लेकिन इस बार दिखा दिया जिस तरीके से नेक नियत से लोगों तक काम पहुंचाना, योजनाओं का लाभ पहुंचाना और कोई खुली पारदर्शिता के साथ जो काम करते हैं। उसके साथ साथ खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो सबसे बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था की बात करते हैं। योगी का बुलडोजर जनता को पसंद आ रहा है, ये अपने आप में खास है। तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि जो सरकार के द्वारा किए गए काम हैं उनको जनता ने सराहा है। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात करते हैं तो आजम खान ने जिस तरीके से पसीना बहाया, पूरा जोर लगा दिया, जेल से आने के बाद 26 महीने के आने के बाद सिरे से जनता ने उन्हें नकार दिया है। वो जेल में रहे, किन कारणों से रहे, जनता ये बात जानती है। कोई खास बात इसके पीछे नहीं है, लेकिन जनता इस बात को जानती, जिस तरीके के उन्होंने काम किए, जिस तरीके से रामपुर को रखा और खासतौर से समाजवादी पार्टी की जो पहचान होती है, खासतौर से जो जातिवादी राजनीति की बात या परिवारवाद की बात हो। हम आजमगढ़ की बात करते हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, वहां पर उसके बाद भी धर्मेंद्र यादव को ही टिकट दिया जाता है। उसके बाद इससे पहले रीमा हमने देखा था समाजवादी पार्टी गठबंधन में फूट पड़ना चालू हो गई थी जब महान दल उनसे इस चुनाव के बीच में ही अलग हो गया था। उसके बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में जो एक मैसेज जाता है, अखिलेश यादव स्वयं प्रचार करने नहीं गए। अपने आप में अखिलेश यादव किस चीज में कॉन्फिडेंट थे, क्या वो घर बैठे चुनाव जिता सकते थे? वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों जगह जाकर प्रचार किया, कार्यकर्ताओं में जोश भरा और जो बातें उन्होंने कहीं ना कहीं जनता ने उन्हें पसंद किया है और जनता ने साफ जनादेश दिया है कि सरकार के द्वारा जो किए गए काम हैं उनको जनता सराह रही है। जनता एक बदलाव की ओर है, जातिवादी सोच से ऊपर है, बंटवारे की राजनीति नहीं देखती है। इन सब चीजों को जनता ने बता दिया है। जनता चाहती है कि जो विकास कार्य एक सभी के साथ समानता के साथ किए जा रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की जो बात कही जाती है वो सभी लोग पसंद कर रहे हैं। कोई कास्टिज्म की राजनीति जनता नहीं स्वीकार करती है। विकास, अब तो 24 घंटे हो चुके हैं और कल जब हमने उनके प्रवक्ता से बात की तो उन्होंने तो ये कह दिया सीधे तौर पर कि ये कभी हमारा गढ़ ही नहीं था। ना वो आजमगढ़ को अपना गढ़ मान रहे हैं, वो कह रहे हैं इतिहास गवाह है, ऐसा कोई हमारा गढ़ नहीं था। जहां से मुलायम सिंह यादव आते हैं, जहां से अखिलेश यादव आते हैं और उससे पहले स्वर्गीय अमर सिंह भी
का भी जो इलाका था और वो समाजवादी पार्टी के लिए लगातार अपना जुड़ाव महसूस करते थे, ये तमाम चीजें उन्होंने कल नकार दी थी। अब क्या खबर आ रही है लखनऊ में समाजवादी पार्टी कैंप से? कुछ एनालिसिस किया, कुछ मंथन किया इस हार के लिए, कोई जवाबदेही? रीमा, अगर मंथन करते रहते तो शायद उनकी इस दशा में न जाते। लगातार जिस तरह के समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा है, तो खासतौर से बात करें 17 के बाद 19 के बाद 22 और 22 के बाद इन चुनाव में मंथन के बाद क्या कुछ करना चाहिए, ये समाजवादी पार्टी नहीं सोच पाती है और एक जो बनी बनाई कोई रणनीति होती है उसी को अपनाती है। देखा हमने 22 के चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने पिछले 17 के चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, 19 में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं और 22 में छोटे छोटे गठबंधनों के साथ उतरते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव पूरी तरीके से अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि करें क्या। यही एक बड़ा कारण था कि उनको लग नहीं रहा था कि शायद वो अपने प्रत्याशियों को जिता पाएंगे, इसीलिए वो चुनाव प्रचार करने नहीं गए। उनको लग रहा था कि अगर वो चुनाव प्रचार करेंगे और प्रत्याशी हार जाएंगे तो सीधा उन्हीं के ऊपर सवाल जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरी चुनाव मैनेजमेंट की कमान उनके हाथ में थी, तो कहीं ना कहीं अगर हार हुई है तो उसका दोष उनके ऊपर जाएगा। उसको उनको लेना चाहिए कि हार हुई है, ये बड़ी बात है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से संगठन ने काम किया है, खासतौर से जो कार्यकर्ताओं का जो बूथ मैनेजमेंट है, ये अपने आप में दर्शाता है कि आने वाले समय में 2024 में भारतीय जनता पार्टी की 80 में 80 सीटों जीतने की बात जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है, उसी की तैयारी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में काम किया जा रहा है और साफ दिखा रहा है कि ये छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी जीत है। अखिलेश यादव का गढ़ था, आजमगढ़ था और रामपुर जो एक हमेशा से जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, वो जीत एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी जीत है। और विकास, ये लॉजिक तो बहुत ही अजीब है कि अगर हार जाते, जिसका अंदाजा अखिलेश यादव को पहले लग चुका था, तो ठीक रहा, उनके सर फूटता, इसलिए वो प्रचार करने ही नहीं गए, तो उन्होंने पूरा गेम ही खत्म कर दिया। ये अपने आप में एक अजीब ही लॉजिक है जो सपा की तरफ से लगता है आया है, या जो भी मंथन किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त में फिलहाल ले लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो। कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें। जहां तक हो सके बचे हुए खाने को अन्य व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयरटाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. और आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले एजेंडे की तरफ, जो है राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा हुआ। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब काउंटडाउन शुरू है। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का आज नामांकन हुआ, उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन दाखिल करने के बाद आज यशवंत सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल किया। विपक्षी एकता को एक मंच देने के लिए ममता बनर्जी ने पहल की थी, लेकिन नामांकन के मौके से खुद ही ममता बनर्जी दूर रहीं। विपक्षी पार्टियां अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए यशवंत सिन्हा के नामांकन में शामिल हुई और शरद पवार, राहुल गांधी, अखिलेश यादव सहित सीताराम येचुरी रहे शामिल। लेकिन कई यूपीए के नेता आज नदारद रहे और जानकारी मानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू एक साधारण संथाल जनजाति परिवार से आती हैं। सीधे तौर पर उनका विरोध करने का रिस्क कई पार्टियां हैं जो नहीं उठा सकती।
बीएसपी प्रमुख मायावती ने पहले ही अपना समर्थन मुर्मू को दे दिया था। नीतीश कुमार और बीजेडी ने भी एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन पहले ही दे दिया था। और हालांकि एनडीए को अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए महज 1% वोट की कमी थी, जो बीजेडी के समर्थन से पूरी हो गई है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि जो विपक्ष की तरफ से जो पूरा मामला चल रहा है वो सिर्फ एक तरीके से हम कहें कि टोकन की तरह से है, क्योंकि जो वोट है, जो प्रतिशत है और जितना समर्थन है वो ऐसा लग रहा है कि द्रौपदी मुर्मू की तरफ पूरा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर। विनोद, जिस तरह से नामांकन आज दाखिल हुआ, पहले ही दिन एकता में ऐसा लग रहा है कि टूट दिखाई दी। ममता बनर्जी कहाँ रही, कहाँ गायब है ममता बनर्जी? बहुत बढ़िया सवाल किया। और ये देखिए कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो ममता बनर्जी का जो ये शक्ति प्रदर्शन की बात थी, वो आपने देखा होगा रीमा, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उन्होंने जो मीटिंग बुलाई थी 15 दिन पहले, उसमें उन्होंने 22 पार्टियों को उन्होंने आमंत्रित किया था। और उसमें से आज आप देखिए कि आज जब ये नामांकन भरने की बात आई, तो उसके साथ होने की बात आई यशवंत सिन्हा के, तो महज 15 पार्टियां जो थी उनके साथ में थी। जब सीपीएम से हों, सीताराम येचुरी हों, या राहुल गांधी हों, या शरद पवार हों अपने अपने, या अखिलेश यादव हों, तो बाकी आपने बहुत सही सवाल हो कि बाकी जो यूपीए के ही साथी थे वो कहाँ नजर आते, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे आप ये देख लीजिए आरजेडी के तेजस्वी यादव हो। तो ऐसा इसलिए हुआ है रीमा, ये समझने की बात है कि द्रौपदी मुर्मू सिर्फ एक आदिवासी समाज से आने वाली एक साधारण महिला नहीं है, उससे ज्यादा ये उसकी एक अपना व्यक्तित्व भी है, जिसको लोग जानते हैं, उनके संघर्ष के जीवन को जानते हैं, उनके जो पिछले 22-25 साल का जो एक राजनीतिक अपना एक संघर्ष रहा है, वो भी उनके व्यक्तित्व को ये बात बताता है, खास करके अपने आदिवासी समाज से लेके पूरे देश की जनमानस में, कि उनका एक कनेक्शन रहा है आम आदमी से, आम लोगों से। हमने अपने पिछले रिपोर्ट में एक इसका जिक्र किया था रीमा, कि जब वो गवर्नर थी झारखंड की, तो आप बता सकते उनके पास में लोग, वहां के समाज के लोग वहां आते थे, राशन कार्ड बनवाने के लिए भी आते थे, वो भी काम करते हुए एक गवर्नर के रूप में द्रौपदी मुर्मू दिखती थी। तो ये जो एक पर्सनल कनेक्शन है, ये जो उनका अपना एक व्यक्तित्व है, जो भारत की इस विविधता में, भारत के जनमानस की जो अपनी एक चाहत होती है, उसकी एक प्रॉब्लम को समझने वाला एक लीडर होता है, तो आप कह सकते हैं कि उसकी एक छवि भी एक सर्वोच्च नागरिक के रूप में लोग देखते हैं। और यही इसलिए ये दिक्कत हो रही है कि यूपीए के सपोर्ट करने वाले और भी जो पॉलिटिकल पार्टी ममता बनर्जी को एक सपोर्ट करते हुए दिखते थे 15 दिन पहले, वो आज इस नामांकन के समय में नहीं है। बिल्कुल विनोद, ये असमंजस तो दिखाई दे ही रहा है इन दलों के बीच में, क्योंकि सभी लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर वो किस तरफ जाएं। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये जरूर जानना चाहूंगी कि जब भी विपक्षी एकजुटता या एकता कई मौकों पर दिखाने की बारी आती है, तो वो हमेशा दिखाई देता है कि उसमें फूट पड़ी हुई है, टूट पड़ी हुई है, आधे से ज्यादा दल साथ में नहीं होते। और इस वक्त 2024 की तरफ जब ये दल देख रहे हैं, ये जो तमाम चेहरे आज दिखाई दिए हैं नामांकन दाखिल करते हुए, आपको क्या लगता है 24 की तस्वीर क्या इनकी एकजुटता में दिखाई देगी या फिर बिखराव जो है वही दिखाई देगा? बहुत सही सवाल किया रीमा। आप ये देखिए कि ये आज का नहीं है, आप ये देखिए कि हर बार जो है, जब प्रणब मुखर्जी को भी यूपीए की तरफ से प्रेसिडेंट कैंडिडेट का ये बनाया गया था, तब भी ममता बनर्जी को एक विरोध करती हुई दिखी थी और वो लखनऊ पहुंच गई थी, आपको याद होगा। और मुलायम सिंह के साथ मिलकर वो चाह रही थी कि एक अलग अपना कैंडिडेट दे। तब भी उनका यही एक सपना था, आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल उनका एजेंडा होता है कि नेशनल मेन स्ट्रीम के पॉलिटिशियंस के रूप में वो अपने को स्टैब्लिश करें। इस बार भी उनकी यही कोशिश थी और ममता बनर्जी खुद नहीं आई है। इसका मतलब सीधे सीधे है कि उनको पता है कि पश्चिम बंगाल के जो वोटर हैं, पश्चिम बंगाल के जो जनमानस है, उसमें वो द्रौपदी मुर्मू को विरोध करते हुए नहीं दिख सकते हैं। यही बात और लोगों के साथ में, यही बात हेमंत सोरेन के साथ में, यही बात तेजस्वी के साथ में, यही बात और जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके साथ में भी है। तो ये सिर्फ एक प्रेसिडेंट इलेक्शन को आप एक बार 2024 के इलेक्शन के आप उसके रूप में ले आए और उसके बाद फिर अपने पीछे हट जाएं, तो ये कहना पड़ेगा आपको ये बात और पॉलिटिकल पार्टी जो जानते हैं कि वो ममता बनर्जी के सीधे एजेंडे में वो फंसते हुए नहीं दिखना चाहते। और यही बात अभी हुआ कि चाहे वो बीजेडी हो, चाहे वो केआरएस के ये जगन रेड्डी की पार्टी की हो, वो सारे लोगों ने पहले बढ़ के प्रस्तावक के रूप में सामने आ गए थे द्रौपदी मुर्मू की। तो ये बात बताता है कि चाहे वो आप जितनी भी एक कोशिश करते हुए दिखे, पॉलिटिकल एक बेस में नेशनल पॉलिटिकल सीन पे आने में आपके और अपने अपोनेंट में जो पार्टियां हैं वो खुद खड़ी होंगे सबसे पहले। जी 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 बिल्कुल विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और ये भी बता दें कि जेएमएम का जो रुख है वो भी अब कुछ समय में साफ हो जाएगा, क्योंकि झारखंड से अगर ये बात सामने आती है कि उनका समर्थन कहाँ जाता है, तो एक और बात विरोधी खेमे में ये दिखाई देती है जिस तरह से विपक्ष की तरफ से एकजुटता की बात की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल ले लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना, तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। और बढ़ते हैं अपने अगले एजेंडे की तरफ। भगवंत मान सरकार का पहला बजट, और उस बजट के बारे में तमाम बातें की जा रही हैं। किस तरह का बजट है, किस तरह की बातें हैं उसमें। तो पहला बजट भगवंत मान सरकार का अपने 100 दिन पूरा करने के साथ आम आदमी पार्टी को संगरूर उपचुनाव में जबरदस्त झटका लगा। सीएम मान को एक तरीके से झटका लगा है। मान सरकार चुनाव में अपनी जो 7 गारंटी उन्होंने हर घर में फ्री बिजली की बात की थी, उसको पूरा करने की बात कर रही है। सरकार का मानना है कि भ्रष्टाचार को खत्म करके जनता से किए गए हर वादे को पूरा किया जा सकता है। उधर पंजाब की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करते हुए भगवंत मान सरकार ने कहा है कि पंजाब आर्थिक संकट और कर्ज से उबर जाएगा। और दस्तावेज में ये भी कहा गया है कि मौजूदा दौर में जिस तरह से राज्य पर जो कर्जा है उससे उबरने की बात की जा रही है। हर साल करोड़ों रुपए की बिजली सब्सिडी का कर्ज बढ़ाकर सरकार ने बिजली बोर्ड के सामने एक और नई चुनौती पेश कर दी है। और केजरीवाल ने जिस तरह से 7 गारंटी की जो योजना है उसको पूरा करने की बात की थी, उसको उस वादे पर खरा उतरने की बात कही थी, और तमाम ऐसी चीजें हैं जो लगातार उस दस्तावेज में ये भी कहा गया है। हमारे साथ हमारी सहयोगी आकांक्षा इस वक्त सीधे इस खबर पर जुड़ रही हैं। आकांक्षा, जिस तरह से पेपरलेस बजट, और यह भी कहा जा रहा है कि आम लोगों से राय लेने के बाद पहली बार कोई बजट तैयार किया गया, क्या क्या खासियत रही और किस तरह से वादों पर खरी उतरने की बात है? अब रीमा, इस बारी का खास था जिसमें बिल्कुल भी पहले से कोशिश की गई कि बिल्कुल पेपर जो है ना यूज किया जाए। और आज जो है बजट पेश किया गया है, उसमें वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट अनुमान पेश करते हुए कहा कि 22-23 के लिए 1,55,860 करोड़ का बजट खर्चा अनुमान है, जो 21-22 से 14% ज्यादा है। इसके साथ साथ चीमा ने कहा कि 1 जुलाई से पंजाब के लोगों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। तो जो इलेक्शन के टाइम पे एक वादा किया गया था, वो देखने में आ रहा है कि 1 जुलाई से जो है वो शायद सरकार जो है 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रही थी, वो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे वादे जो है वो भगवंत मान सरकार ने किए थे, जिनका अभी इस बजट में भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है ज्यादा। इसके अलावा संगरूर सीट जो है वो आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से हार गई, और शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के जो प्रेसिडेंट है सिमरनजीत सिंह मान, उन्होंने जीती और काफी ज्यादा वोटों के साथ जीती है। तो ये भी एक सेटबैक है आम आदमी पार्टी को इस वक्त, क्योंकि 3 महीने की 100 दिन की जो उनकी सरकार है, उनकी जो कार्य प्रणाली है, उस कहीं ना कहीं लोग जो उससे प्रभावित होकर संगरूर इलेक्शन, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संगरूर जो है वो भगवंत मान की सीट है, वो 2 इलेक्शन वहां से जीते हैं, और अब अगर आम आदमी पार्टी वहां से हार जाती है तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। रीमा, बिल्कुल आकांक्षा, ये तो सेटबैक है ही, लेकिन 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में जब डूबा हुआ है पंजाब, तो उस कर्ज से बाहर निकालने के लिए अगर फ्री बीज की बात करें तो पहले कर्ज से बाहर निकालने की कोई स्कीम दी गई है? क्योंकि बिजली फ्री, तमाम चीजें फ्री, लेकिन होगा कैसे जब कर्ज इतना ज्यादा है? भगवंत मान जो है वो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल चुके हैं। उन्होंने गुहार भी लगाई है कि उन्हें वित्तीय सहायता दी जाए और उन्हें कर्जे से निकाला जाए। पर इस वक्त जिस तरीके से सरकार जो है, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये कि उनका फाइनेंस जो है, फाइनेंशियल मैटर्स अभी ठीक नहीं है, इतना ज्यादा उनके ऊपर कर्जा है। वो किस तरीके से फ्रीबीज को कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और कहने की बात कुछ और होती है, करने की बात कुछ और होती है। आगे देखने में देखना होगा कि वो अपने वादों पे खरे उतर पाएंगे भी कि नहीं। वेदर देवर ये सही मायने में देखा जाए तो वो वास्तविक था उनका ये वादे करना कि नहीं, या फिर सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए ये यूज किया गया था।
अच्छा ठीक है आकांक्षा, और एक और चीज मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह जो प्रावधान दिए गए बजट में उसमें एक अहम बात इन्होंने कही है कि हर जिले में सीएम ऑफिस खोला जाएगा। ये क्या है और इसके पीछे की मंशा क्या है सरकार की तरफ से कि हर जिले में एक सीएम ऑफिस खुले? तो क्या जनता से सीधा कनेक्ट करने की कोशिश है या क्या मामला है? रीवा, ये आपको बताना चाहूंगी कि ये जब सरकार आई थी उन्होंने एक टोल फ्री नंबर जो है जारी किया था, सारे जो मिनिस्टर्स थे उनके नंबर भी सार्वजनिक करे थे कि अगर किसी को भी किसी तरीके की बातचीत करनी है तो वो सीधा जो है मिनिस्टर के साथ बात कर सकते हैं, उस विभाग के मिनिस्टर के साथ बात करके अपनी जो मुश्किलें हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा एक एंटी करप्शन जो नंबर भी जारी किया था, और ये जो बजट था इससे पहले भी इन्होंने लोगों से राय मांगी थी अलग अलग तरीके से कि बजट में क्या क्या प्रावधान होने चाहिए। मेरे ख्याल से अगर इतने सारे दफ्तर होंगे, सीएम जो दफ्तर खुलेंगे, मेरे ख्याल से कनेक्ट तो बनाना चाहते हैं कि एक तरीके से लोग जो है आके अपनी समस्याएं रख पाए, पर सीएम क्या हर जगह पर अवेलेबल हो पाएंगे इतना ज्यादा, बिल्कुल ये देखने वाली बात है। क्योंकि अगर एक ही विंडो से काम होता है तो उसका निदान भी जल्दी होता है, उसके सोल्यूशंस भी जल्दी निकाले जाते हैं, पर अगर सेवरल खुल जाएंगी विंडोज तो वो कितनी उसकी क्या कार्यशैली होगी ये देखने में आगे देख के ही पता चलेगा। बिल्कुल, और ये खाका जो है वो तैयार करना लगता है अभी बाकी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें तो जरूर बजट में कही गई हैं, लेकिन उनको कैसे अमली जामा पहनाया जाएगा, कर्ज से कैसे पंजाब को निकाला जाएगा और ये तमाम जो योजनाएं हैं इनको कैसे लागू किया जाएगा, ये देखना अभी बाकी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा इस तमाम जानकारी के लिए, और आज इस वक्त में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।